उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स 2024 होने जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन 28 जनवरी को देहरादून में और समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी में होगा। तो वहीं राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। बता दें कि समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने 50 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त करते हुए राज्य में टॉपर छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण का कार्यक्रम तय किया। इसके तहत आज शिक्षा निदेशालय द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों के लिए भारत दर्शन शैक्षिक यात्रा के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने भारत दर्शन शैक्षणिक यात्रा पर जाने वाली छात्रों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने कहा, अगले 25 वर्षों में हमें एक विकसित भारत बनाना है और इसमें युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। जहां कुमाऊनी भाषा हमारी मिट्टी की खुशबू है, तो गढ़वाल में बोले जाने वाली गढ़वाली भाषा हमारे दिल की आवाज है और जौनसारी भाषा हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है और हिंदी हमारी प्राणवायु है जो हमको जीवन देने का काम करती है। इसलिए हमारे सरकार प्रदेश की सभी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। और मैं तो आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो हमारी दादी दादा, हमारे पिता, नाना नानी जो भाषा बोलते थे वो हम बोल पाते हैं? कितने लोग हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। सब बोल लेते हैं? चलिए, आप लोग बोल लेते हैं। आप लोगों को मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओमकारेश्वर मंदिर, रुखी मठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकाल के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही यात्रा से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सभी सनातनियों से अपील है कि वह शीतकालीन यात्रा के लिए चारों धामों में आए और भगवान का आशीर्वाद लें। भगवान पंचकेदार के इस पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चार धाम यात्रा होती है, उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखें, अनवरत रूप से ये चलती रहे। तो वहीं मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे करतार सिंह भड़ाला लिपर हेड़ी एपीएस कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी जन समस्याएं सुनी, उनका जल्दी निवारण करने का आश्वासन दिया। तो वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मंगलौर की जनता चाहेगी तो इस बार भी मंगलौर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने ये साफ किया कि उनकी निकाय चुनाव में कोई भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है कि वह सभी लोगों के संपर्क में है और सभी उनके भाई हैं। बाकी तो आप बुद्धिजीवी हो, मैं तो इतना अपने आप को समझदार भी नहीं समझता, पर अब देश में हमारी पार्टी का सिवा कोई है ही नहीं, सच बात तो ये है। और मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी बात पे ये सारा देश एक साथ है। निकाय चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? देखो, निकाय चुनावों में मैं कम ही भूमिका निभाता हूँ, क्योंकि सभी अपने हैं,
सभी लड़ते हैं, तो हम किसी की बुरे या किसी के भले नहीं बनेंगे, लेकिन पार्टी का जो निर्देश और आदेश होगा उस बहुत दिनों बाद आज आप अपने समर्थकों से मिले हैं। हाँ, क्योंकि पीछे तो इलेक्शन था हरियाणा का, उसमें थोड़ा सा भी तो वहीं उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट के रिलीज होने के बाद दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय भाषा की इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक भारी संख्या में सिनेमा घरों से पहुंच रहे हैं। देहरादून और विकास नगर में इस फिल्म के प्रसारण के बाद अब हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के सिनेमा घरों में फिल्म के प्रसारण की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा इस जौनसारी फिल्म को गढ़वाली कुमाऊनी के साथ हिंदी में डब करने की भी मांग बढ़ रही है। इस फिल्म के जरिए क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने और उत्तराखंड की संस्कृति से युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए एक विशेष पहल की गई है। बता दें कि इस फिल्म की संकल्पना उत्तराखंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान और निर्देशन अनुज जोशी ने किया। के.एस. चौहान ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड सरकार से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। हाँ, ये तो सच है कि 5 तारीख से मूवी हाउसफुल जा रही है। विकास नगर में भी डेली 3 शो चल रहे हैं और हाउसफुल चल रहे हैं, यानी कि 3-3 दिन तक के शो हाउसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो मुझे लगता है इसका एक जो आगे आने वाला समय है वो बहुत शानदार रहने वाला है। और कई लोग मांग कर रहे हैं, जैसे अभी कई यहाँ पे जो थिएटर में लोग आए थे मूवी देखने के बाद, उन्होंने भी कहा कि इस मूवी को डबिंग करनी चाहिए, हिंदी में डबिंग करनी चाहिए, गढ़वाली में करनी चाहिए, कुमाऊनी में करनी चाहिए और अन्य भाषाओं में भी डबिंग करनी चाहिए। क्योंकि मूवी को जो देखने का नज़रिया वो दर्शकों का ही होता है और दर्शकों का प्यार जैसे मिल रहा है, तो इसमें हम जरूर विचार करेंगे कि इस मूवी को डबिंग करें। तो आने वाले समय में, अभी तो चूंकि ये मूवी चल रही है, तो जैसे लोगों के सुझाव आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम डबिंग करने का इसमें निर्णय लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार फिल्म बनी है, अभिनय शानदार, सिनेमेटोग्राफी शानदार, किरदार बहुत शानदार, मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग, फुल ऑफ फन, एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ जौनसार बाबर की जो बहुत बेशकीमती, बहुत रिच कल्चर है और जिसको जब आप थोड़ा सा फैला करके देखेंगे तो पूरे उत्तराखंड की संस्कृति का विस्तार उसी में है। भाषा का फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत रीति रिवाज में अंतर हो सकता है, लेकिन वो पूरे उत्तराखंड के जो सामाजिक ताना बाना है। नहीं, ये ऐसा नहीं, मतलब अभी 2 साल पहले मेरू गाँव आई थी मेरी और गढ़वाली फिल्म, जिसने घर जमे के बाद सबसे ज़्यादा सक्सेस पाई थी और वो 24 सिनेमा हॉल में चली थी, बेंगलोर हैदराबाद तक गई थी। और ये क्या है कि ये इस वे में बहुत बड़ी बात है कि बहुत छोटे आंचल की फिल्म थी और इसने उम्मीद से कई गुना ज़्यादा सक्सेस पाई। और विकास नगर में आप देखेंगे तो वहाँ मारा मारी है यार, पहली बार शायद मैं 30 साल बाद टिकटों की ब्लैक देख रहा हूँ। वहाँ टिकटों की ब्लैक हो रही है इस वक्त विकास नगर में। विकास नगर में 150 का टिकट इस वक्त 300 में मिल रहा है, तो ये बड़ी अजीब बात है। तो वहीं काशीपुर का जो इतिहास है वो गौरवशाली रहा है। ये भी कुमाऊं साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज भी उत्तराखंड की औद्योगिक मानचित्र पर एक चमकता हुआ नाम है, लेकिन दुर्भाग्यवश जिला न बनने के कारण ये क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से वंचित है। देश का प्रसिद्ध भारतीय प्रबंधन संस्थान और कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं यहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद भी जिले नहीं बन पाने के कारण और सरकारी जमीन होने के बावजूद काशीपुर की तकदीर नहीं बदली। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने 4 बार विधायक रहकर जिला बनाने की वकालत की, लेकिन डबल इंजन की सरकार में ये भी वादा हकीकत नहीं बन सका। काशीपुर की जनता अब इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रही है। तो वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका पाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए काशीपुर को जिला बनाने की मांग पुरानी मांग बताई। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने काशीपुर को नजरअंदाज किया। उन्होंने भाजपा की सोची समझी साजिश करार दिया और जनता के साथ धोखा बताया।
भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काशीपुर को जिस तरह से विकास के नाम पे उपेक्षित किया गया है, ये लगता है भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने भी पूरे पुरजोर तरीके से प्रदर्शन के साथ साथ काशीपुर को जिला बनाने की मांग की है, लेकिन भाजपा ने तो काशीपुर को कस्बा ही साबित कर दिया है, कस्बा ही घोषित कर दिया। लगातार जब जब चुनाव काशीपुर के अंदर आते हैं, काशीपुर विधानसभा में होते हैं, जिला बनाने के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन ये सीधे तौर पे जनता से छलावा है, जनता से किए हुए वादों की वादा खिलाफी है, जिसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करती हूँ। देखिए, काशीपुर एक ऐतिहासिक नगरी है और काशीपुर जिले की मांग आज की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की सबसे पुरानी मांग है। चाहे उत्तर प्रदेश का रहा हो, चाहे प्रदेश हमारे उत्तराखंड का रहा हो, सबने आश्वासन दिए। कम से कम 1 दर्जन से ऊपर मुख्यमंत्रियों के आश्वासन काशीपुर को मिले, लेकिन ये सब ज़िले का मामला वैसे का वैसे ही है। हमारे कई राजनेता काशीपुर क्षेत्र के चुनाव लड़े ज़िला बनाने के नाम से और जीते भी। उन्होंने काशीपुर ज़िले बनाने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। भूमाफिया तथा आर्थिक अपराधी सक्रिय हैं जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जिले के लिए रोड़ा बने हुए हैं। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़ेड़ी राजपुतान में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई कॉलोनी को HRTA प्रशासन की टीम ने JCB से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने करीब 2.25 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया और इसी दौरान कुछ कब्जेधारी टीम से भी भिड़ गए। इसी बीच टीम से नोकझोंक भी हुई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने मामले को शांत कराया। इसके बाद टीम ने कार्रवाई की। टीम से उलझने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है। पुलिस ने मामला शांत कराया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ग्राम समाज की भूमि पर जो JCB है वो चलती हुई नजर आई और ये तस्वीरें जहां पर बहुत सारे लोग भी मौजूद रहे हैं। प्रशासन ने अवैध कॉलोनी जो बनी हुई थी उसको ध्वस्त किया और ये तस्वीरें JCB वहां पर पहुंची और इस दौरान वीडियो भी बनाया गया जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। कब्जेधारी भूमि को मुक्त कराने की वजह से वहां पर काफी नोक-झोंक भी देखने को मिली, तो पुलिस ने उसके बाद मामला शांत कराया। तो आखिरकार उत्तराखंड के लोगों के साथ ही पर्यटकों का इंतजार भी खत्म हुआ। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली और चारों धामों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। 4 धाम समेत प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश और हवाओं ने एकदम से पारा गिरा दिया, जिससे ठंड में काफी इजाफा हो गया। सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ गुलजार हो गए हैं। सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे। 3 से 4 डिग्री नीचे गिरा पारा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बर्फबारी हुई। सैलानियों के जो चेहरे हैं वो भी खिल उठे बर्फबारी देखकर। ये तस्वीरें जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पर्यटकों का भी इंतजार खत्म हुआ। पर्यटक कितने समय से इंतजार कर रहे थे कि वो बर्फबारी देखें, हिमपात देखें और आखिरकार उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसे देख पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे और सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे। तो वहीं पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है। मसूरी में सीजन का पहला हिमपात हुआ। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आई, जिससे कड़ाके की ठंड भी पड़ रही। बर्फबारी होने से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों से लेकर मैदान तक तापमान गिरने से ठिठुरन पड़ने की संभावना है। तो मसूरी में सीजन का पहला हिमपात, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। उत्तराखंड में कपकपाने वाली ठंड बढ़ गई है और इसी की वजह से कोल्ड वेव का जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन जब बर्फबारी हुई और हिमपात हुआ उसके बाद पर्यटकों के जो चेहरे थे वो खिल उठे। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हिमपात वहां पर हुआ तो किस तरीके से पर्यटक खुश हुए होंगे,
खूबसूरत नज़ारा पर्यटकों को दिखा। उत्तराखंड की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। उत्तराखंड के मसूरी की ये तस्वीरें हैं जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। तो वहीं हरिद्वार में ग्राम प्रधानों ने अपनी कई मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों ने किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पाइपलाइन योजना में तेजी लाने और मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने की मांग की। ग्राम प्रधानों ने जिला विकास भवन रोशनाबाद में मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरी 400 से ज्यादा करने और सिंचाई के लिए पाइपलाइन योजना को प्राथमिकता देने की मांग की। प्रधानों का कहना है कि इन समस्याओं से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने प्रधानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। देखिए, पहले जो नरेगा की हमारी मजदूरी है उसके जो रेट हैं उसको लेके उन्होंने थोड़ा अपनी व्यक्त की है परेशानी, जिसको लेके ये शासन के स्तर का मामला है। इसीलिए शासन को जो है कई बार इसके पूर्ण पहले भी बताया गया है। जो नरेगा की दर है वो हमारे यहाँ धरातल पे जो है। और सीधा आपको लेकर चलेगी देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आयुर्वेद का, योग का हमने प्रभाव देखा है, किस प्रकार से वो जीवन रक्षक के रूप में हम सबके समक्ष कारगर साबित हुई है। तो निश्चित रूप से आज हम अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हमारी जो भूमि है उत्तराखंड की, ये भूमि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद की जो प्रज्ञा भूमि है इसकी भूमि रही है और इस भूमि पर आयुर्वेद औषधियों की खोज और शोध का कार्य लगातार होता रहा है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार के शोध अनुसंधान प्राचीन समय से यहाँ पर किए हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है शुद्ध है, उर्वरा शक्ति है, आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उसके लिए आवश्यक जो वनस्पतियाँ हैं उनके अनुकूल भी हमारी ये देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। और हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि यहाँ पर 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं इसका आयोजन हमारी धरती पर हो रहा है। और निश्चित रूप से ये आयुर्वेद का होने वाला ये कार्यक्रम ये केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग जगाने में, नए अनुसंधान लाने में और जो मंथन होगा, चिंतन होगा, बात होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और वो आयुर्वेद की अलग पूरे विश्व के अंदर जगाने का काम करेगा। और हम राज्य के अंदर भी बहुत सारे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आज देश के दूसरे प्रदेशों में हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेकों काम हो रहे हैं। लेकिन सच में ये विषय हमारा है, हमारी देवभूमि का है, हमारी इस हिमालय का है, यहाँ के वनों का है। तो ये हमारा विषय है और हम इसको प्राथमिकता से लेंगे। हर दृष्टि से हमारा प्रयास होगा कि जैसे हम सभी क्षेत्रों में आज हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और हमको अनेक क्षेत्रों में, भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है, चाहे वो विकास के मापदंड हों, चाहे आज रोजगार के मामले हों या निवेश के मामले हों, स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज हम अच्छी तरक्की कर रहे हैं और हमारा नाम अच्छे राज्यों की सूची में आ रहा है। और जो भी हम काम कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए उदाहरण भी बन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विकास की जब उन्होंने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे हमने निर्णय भी लिए हैं, जो निर्णय लिए हैं वह भी ऐतिहासिक हुए हैं, जो दूसरे राज्यों के लिए भी आज उदाहरण बन रहे हैं। चाहे हम उसमें नकल के कानून की बात करें या समान नागरिक संहिता का विधेयक हमारा जिस प्रकार से यहाँ पर बन गया है, ऐसे अनेकों कानून भी, अनेक निर्णय भी आज विकास की दृष्टि से भी आज हम
नीति आयोग की जो रैंकिंग है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की, उस नीति आयोग की रैंकिंग में भी हमको पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर का पहला पायदान हमको प्राप्त हुआ है। हम पहले स्थान पर आए हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन भी है और आगे के लिए हमारे लिए चुनौती भी है। आयुष के क्षेत्र में भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे आयुष नीति के माध्यम से आयुष निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, कृषि सेक्टर की गति प्रदान करने में हम लगातार काम कर रहे हैं और देश की प्रथम जो योग नीति है उसका कार्य भी, निर्माण का कार्य भी हमारा प्रगति पर है। उस पर हमारा काम चल रहा है। राज्य में 3 नए 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालयों का निर्माण कार्य भी हमारा प्रगति पर है। उसमें टिहरी में है, कोटद्वार में है और टनकपुर में 3 जगह पर 50 शैय्या के अस्पताल हमारे निर्माण कार्य उनका निर्माणाधीन है। राज्य में आयुष आधारित 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में की स्थापना का काम भी पूरा किया जा चुका है। सभी आयुष अस्पतालों में टेलीमेडिसिन, पंचकर्म, मर्म चिकित्सा इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जा रही है। राज्य के 150 से अधिक आयुष चिकित्सालयों में NABH एक्रीडिटेशन प्राप्त कर चुके हैं और ये सब उपलब्धियां हमारी लगातार हो रही हैं और भी हम नवाचार और इनोवेशन की तरफ पूरी तरह से हमारा ध्यान है कि जो आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उन अनुसंधानों का हम लाभ लें। हमारी ये अनुसंधान की भूमि भी हमारी है। यहाँ की हर प्रकार से जलवायु हो, यहाँ का पर्यावरण हो, यहाँ की वनस्पति हो, सब इसके अनुकूल हैं। तो निश्चित रूप से ये 4 दिवसीय जो इतना बड़ा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा बनेगा। हमारे राज्य को भी इससे बड़ा लाभ होगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के द्वारा जो हमारी प्राचीन विधा है आयुर्वेद, उसका प्रचार प्रसार भी होगा, जन जन तक पहुंचेगा। लोग इससे लाभान्वित होंगे, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे, अन्य लोगों को भी जागृत करने का काम करेगा। मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार में आप सबका भी सहयोग बिल्कुल अपेक्षित है और हमेशा जो भी कार्यक्रम हम करते हैं आप सब लोगों का पूरा सहयोग मिलता है। ये हमारे राज्य के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि इसकी मेज़बानी का अवसर हमें मिला है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि ये हर दृष्टि से आने वाले जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं वह भी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं और हमारे राज्य के बाहर जाकर। तो आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जो कि समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान वो विकास कार्यों का जिक्र करते हुए नजर आए।